डिस्टर्बेंस। मैं कह रहा था कि जो हमारी प्रोविंस अब 9 हो चुके थे, उसके अंदर जो मेंबर इलेक्टेड हुआ करते थे, उनके अंदर से अब छांट के सिर्फ 3 या 4 मेंबर्स को मिनिस्टर की पदवी दे दी गई थी। अब इन मिनिस्टर्स का क्या काम होगा, हम आगे डिस्कस करते हैं। साथ में इस वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे पहली बार डाया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे हम डुअल गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, हम आगे डिस्कस करते हैं। डाया की सिस्टम इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेशन पे इंट्रोड्यूस करी गई थी। इस बात का ध्यान रखना, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। आपको ये पता होगा कि सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं जो कि स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ सेंटर के बीच में डिवाइडेड होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, कुछ चीज़ें होती है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट देखती है आज के प्रेजेंट टाइम में। ऐसा ही उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था और क्लियर विजन के साथ में। आई विल टेल यू। सेंट्रल जो सब्जेक्ट थे वो 47 थे उस टाइम पे, प्रोविंशियल 50 थे, यानी कि हम देखा जाए तो स्टेट लेवल पे 50 थे उस टाइम पे, सेंट्रल लेवल पे 47 टॉपिक्स थे। ये जो लेजिस्लेशंस बनाए जाते थे, ये सेंट्रल लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते थे, जो कि होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड करते थे पूरी यूनिफॉर्मिटी के साथ में। यहाँ पे टॉपिक्स जैसे कि डिफेंस और करेंसी के ऊपर लेजिस्लेशंस बनाए जाते थे, लॉज बनाए जाते थे। बट जो हमारा स्टेट या प्रोविंशियल लेवल है, उसके अंदर दो तरीके के डिवीजन किए गए, एक ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स जो थे वो गवर्नर, यानी कि जो एक हमारा प्रोविंस था उस टाइम पे, उनका जो हेड ऑफ द प्रोविंस था उसे गवर्नर कहते थे। गवर्नर के साथ में इंडियन मिनिस्टर्स, यही मिनिस्टर्स जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करे थे, 3-4 लोग जो भी इलेक्ट होते हैं, मतलब हमसे सेलेक्ट होते हैं, यही मिनिस्टर्स ये वाले लॉज बनवाते थे ट्रांसफर्ड वाले। अलॉन्ग विद दिस जो रिजर्व वाले सब्जेक्ट्स थे, उनके ऊपर गवर्नर के साथ साथ उनकी काउंसिल एग्जीक्यूटिव, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हुआ करती थी, जस्ट लाइक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, उनकी वाले जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे उनके साथ में ये बनवाया जाता था। और ये वाले जो मेंबर्स होते थे ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, इनके टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है उसमें एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जबकि हमारा जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है उसमें लॉ, पुलिस और रेवेन्यू से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में लॉ बनाया करते थे गवर्नर्स। सो इस टाइम में यही सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हमने देखा था, डाया के सिस्टम का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ था, वो भी प्रोविंस लेजिस्लेचर में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ और कंटेंट इसमें लिखने के लिए मैं आपको दे देता हूँ। जस्ट लाइक यहाँ पे सबसे पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस करवाए गए थे, जिसके अंदर से वो मिनिस्टर्स निकाले गए थे। ओके, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ का था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि लाइक मनी लेंडर्स नहीं जाएंगे, लॉर्ड्स जाएंगे, वुमेन्स के लिए इतना रिजर्व नहीं था, हाई क्लास पीपल के लिए था। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी सिर्फ 17,000 वोटर्स ही एलिजिबल थे इस वाले वोटिंग सिस्टम में। ठीक है, फीचर्स याद रखना कि सबसे पहला डायरेक्ट इलेक्शन था, 17,000 वोटर्स थे। साथ ही इसके 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाने की बात करी गई थी, जो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर रिपोर्ट देने वाली है 10 साल के बाद। इनिशियली 1929 में बनानी थी, पर 2 साल पहले बना ली गई। इसका रीजन हम आगे देखेंगे। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट कंटिन्यू किए गए, उन्हें डिसमिस नहीं किया गया। साथ में जो और सबसे बड़ा हमने चीज देखी, फीचर देखा, वो था क्रिएशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी। यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है हमारे पब्लिक सर्वेंट्स का, इंडिया में स्टार्ट हो जाता है। इंडिया में अब तक इंग्लैंड में होता था, अब इंडिया में भी चालू हो जाएगा। और जो फीचर था इस एक्ट का वो था प्रीएम्बल का होना। लाइक इस एक्ट में सबसे पहली बार प्रीएम्बल इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके बाद वो किसी एक्ट में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। थैंक्स। डिस्कसिंग द साइमन कमीशन थी क्या, हमने अभी पता किया कि 10 साल के बाद पता लगने वाला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कैसे कर रही है, इनके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। इस बात को 29 में बनाना था, 1929 में, बट इसको 1927 में कर देता है। क्यों? बिकॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे उस टाइम पे लॉर्ड ब्रिकनहैंड, उन्होंने बोला कि ये कमीशन अभी ही बनाई जाएगी, तो इन्होंने इस कमीशन को अलाउ कर दिया 1927 में, 2 साल पहले ही, जिसके अंदर 7 मेंबर्स थे, जो कि हेड करी जा रही थी सर जॉन साइमंस के अंडर। पर इसके खिलाफ काफ़ी सारे विद्रोह होते हैं इंडिया के अंदर, आप जानते होंगे, गो बैक साइमन करके काफ़ी स्लोगन्स उस टाइम पे निकाले गए थे। अब इससे इंडियंस बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे और बाइकआउट कर रहे थे, ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग के भी। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा इससे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि हमें लगा नहीं कि इंडिया इतना कैपेबल होगा। क्यों कैपेबल होगा? क्योंकि अगर आप ऐसा कैसे बना सकते हो कि जो आपकी सारी कम्युनिटीज़ को, सारे लैंग्वेजेस को, सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेप्टेबल होगा। इसीलिए ये ऑल वाइट कमीशन बनाई इन्होंने, पर ये फिर भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था। इसके बाद 1927 में मद्रास सेशन होता है, जहाँ पे सीधा बोला जाता है कि देयर विल बी नो कोऑपरेशन विद द साइमन कमीशन, और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इंट्रोड्यूस करते हैं ड्राफ्ट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अभी नौबत क्यों आती है? क्योंकि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम पे लॉर्ड ब्रिकनहैड, इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोला अगर आप बना सकते हैं तो आप बनाओ अपना कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कमीशन काम करने वाली है साइमन कमीशन, वही काम आप करो, और अगर हमें अच्छा लगा तो वी विल बी एक्सेप्टिंग इट। पर अब क्या बात होती है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वाला चैलेंज यहाँ पे, और इन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ कोऑपरेट ना करते हुए ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस रखी और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का तय किया। इन्होंने कमेटी बनाई जो कि हेड करी गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा, पर जब इन्होंने अपना ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट किया, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ क्योंकि उसमें जिन्ना और बोस खिलाफ थे। साथ साथ में इनको खिलाफ करने का रीजन जो था वो था डोमिनियन स्टेटस का। इन्होंने स्वराज नहीं मांगा, इन्होंने फुल इंडिपेंडेंस नहीं मांगा, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस मांग लिया, जिसके खिलाफ जिन्ना और बोस थे और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। ये बात है हमारी लाहौर सेशन 1928 की।
बट हम आगे डिस्कस करते हैं। साथ में इसी साल में कमीशन जो है वो इंडिया में आती है, इंग्लैंड से इंडिया में आती है, तो नारे लगते हैं साइमन गो बैक के। इसी जो प्रदर्शन हो रहा था उसी के बीच लाला लाजपत राय जो थे वो भी रिवोल्ट कर रहे थे, वो भी अगेंस्ट में थे, प्रोटेस्ट खड़े हुए थे। इसी टाइम पे लाठी चार्ज करके इनको मार दिया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो नेहरू के द्वारा ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया था वो तो सबने रिजेक्ट कर दिया था। फिर नेहरू ने क्या किया, कलकत्ता सेशन का वेट किया, जो कि अगले ही साल हुआ 1929 में, जहाँ पे नेहरू ने ये रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि यही मोतीलाल नेहरू ही इसके प्रेसिडेंट थे उस साल में। मेजोरिटी वोटिंग हुई और ये एक्सेप्ट कर लिया गया। साथ में यही चीज़ फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट के साथ में आकर के, साथ में जिन्ना के 14 पॉइंट्स के साथ में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करी जाती हैं। अब यहाँ पे 3 चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं। पहला साइमन कमीशन, दूसरा नेहरू रिपोर्ट जो नेहरू ने भी सबमिट करी थी, तीसरा जिन्ना के 14 पॉइंट्स, जो कि उसको लग रहा था कि नेहरू उनके मुस्लिम से अगेंस्ट में है, फेवर में नहीं है, तो उसको जो हमेशा से डर था इसकी वजह से उसने फॉर मुस्लिम्स 14 पॉइंट्स रखे और वो तीनों चीज़ें मिलकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी 3 बार, जिसकी वजह से हमें 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिखा, जिसके ऊपर आज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस करता है।